नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी एटलस के नए वीडियो में। आज इस वीडियो में अपन अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ को ही आगे बढ़ाते हुए कक्षा 8 की ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें अपन पहले चैप्टर संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है संसाधन, संसाधन के टाइप्स, संसाधन के विभिन्न प्रकार, संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है, संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार किया जाना है, इस चैप्टर में अपन ये डिटेल में जानेंगे। ये चैप्टर इजी ही है, कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बस आपको याद रखना है क्या चीज़ क्या होती है। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई 30 मार्क वाली चीज़ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगी। बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी और आपको याद रखने वाली चीज़ें ही ज़्यादा है। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम ही, कोई भी आप चैप्टर स्टार्ट करो ना तो चैप्टर का नाम क्या है उसका मतलब जानना है महत्वपूर्ण है। तो चैप्टर का नाम है संसाधन। तो पहला क्वेश्चन तो यही होना चाहिए कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तो यही बता दो कि संसाधन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। रिसोर्सेज का मतलब होता है कि आप सबसे पहले तो आप अपने आसपास जो भी वस्तु है ना उनको नोटिस करो। जो आप जहाँ पर टेबल पे बैठे हो तो टेबल के आसपास क्या चीज़ें है, जैसे कि बोतल है, मेरे आसपास बोतल है, प्रेस रखी हुई है, पेन रखी हुई है, मेरा टैब है, या फिर बुक्स रखी हुई है मेरे पास, कपड़े रखे हुए। तो वो सब चीज़ें क्या है, मेरे लिए क्या है, संसाधन है। तो ये क्यों मेरे लिए संसाधन है, क्योंकि ये मेरे लिए उपयोगी है। ये क्यों मेरे लिए संसाधन माने जाएगी, क्योंकि मेरे लिए उपयोगी है। आपके आसपास वो जो भी वस्तुएं, साधन, सामान, पदार्थ है वो आपके लिए उपयोगी या फिर रियल में वो उपयोगी है, आपके उपयोग में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, लेकिन वो उपयोगी है तो उसको संसाधन माना जाएगा। मतलब किसी वस्तु की उपयोगिता यदि वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा हो तो वो संसाधन माना जाएगा। उस वस्तु में क्या उपयोगिता है, क्या आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है तो उसको संसाधन माना जाएगा। इन शॉर्ट वो सभी वस्तुएं जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, आपके उपयोग में आ रहा है, उसको संसाधन माना जाएगा। लेकिन संसाधन का मतलब ये नहीं होता है कि तो फिर संसाधन का मतलब ये है कि भी आपके उपयोग में आ रहा हो या फिर वो वस्तु आपके उपयोग में आ रही हो या फिर आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही हो तो संसाधन है। यस, वो संसाधन है। संसाधनों के संदर्भ में ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि हर संसाधन होते हैं ना, उनका अपना एक मूल्य होता है। उसके महत्व या मूल्य के आधार पर उसको संसाधन माना जाता है। अब कुछ संसाधन, वैसे तो सब संसाधन इम्पॉर्टेंट ही है, कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं तो उसका महत्व सिर्फ आर्थिक आधार पर नहीं गिना जाएगा कि उसकी इतनी वैल्यू, या फिर मैं फ़ोन इस्तेमाल कर रही हूँ तो ये 50,000 का है, 1 लाख का फ़ोन स्टार्ट करूँ तो इसका महत्व अधिक हो गया। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आर्थिक आधार पर ही अपन किसी संसाधन या फिर उसका महत्व ज्ञान करें। महत्व के लिए वो जरूरी नहीं कि उसका आर्थिक महत्व ही हो। जैसे कि आप है ना कभी बाहर जाते हो और आपको कोई सीनरी या फिर नेचुरल चीज़ बहुत अच्छी लग जाती है, लेकिन कोई उसका आर्थिक मूल्य प्रेडिक्ट ही नहीं करता है। जैसे कि किसी पर्यटन स्थल पे जाते हो तो आपकी एंट्री फीस 50 रुपये ले लेते हैं कि भाई एंट्री फीस, आपको इस चीज़ को देखना है तो आपके 50 रुपये लगेंगे। तो आपको लगता है कि उस चीज़ के 50 रुपये मतलब वाजिब है। ऑब्वियसली उस चीज़ का आर्थिक मूल्य बहुत कम गिना गया है, लेकिन वास्तविकता में वो उस चीज़ का आर्थिक मूल्य बहुत अधिक है। लेकिन उसके आर्थिक मूल्य को सिर्फ उसके जो दिए जाने वाले पैसे के आधार पर नहीं गिना जाता। तो संसाधन वो है जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, आपके लिए उपयोगी है और उसकी महत्ता को सिर्फ आर्थिक मूल्यों के आधार पर नहीं गिना जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो जंगल है, पशु है, खनिज है, मिट्टी है, पानी है, तकनीक है, ये सब संसाधन है और ये संसाधन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और अपने जीवन के लिए उपयोगी है, इसलिए इनको संसाधन माना जाएगा। अब किसी संसाधन को संसाधन कैसे बनाएंगे, जैसे कि है ना लोहा है। अब लोहा जब प्राकृतिक रूप से पाया जाता है ना तो वो मानव के लिए इस्तेमाल के लिए लायक नहीं होता है, डायरेक्ट मानव के लिए उपयोगी नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है और बिना जिस ओर के रूप में पाया जाता है उसका तो कोई महत्व नहीं होता। उसके अंदर से जब लोहा निकलता है तो उसका महत्व होता है। तो फिर
कब उसको महत्वपूर्ण बनाया जाता है? जब प्रौद्योगिकी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी वस्तु को या फिर कोई भी संसाधन इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, उसको उपयोगी या फिर संसाधन कैसे बनाया जाएगा? प्रौद्योगिकी, खोज, 3-4 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है किसी भी चीज़ को संसाधन में परिवर्तित करने के लिए। एक तो होती है प्रौद्योगिकी, खोज, प्रौद्योगिकी, खोज और समय भी एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, लोहे का मैंने एग्जाम्पल लिया कि लोहा डायरेक्ट जब इन्वायरमेंट में अवेलेबल होता है ना, तो वो एक वस्तु के रूप में ठीक है कि अवेलेबल है कि एक वस्तु है, लेकिन जब अब डायरेक्ट तो वो उपयोगी नहीं है, अब डायरेक्ट उपयोगी नहीं है तो वो संसाधन भी नहीं है। लेकिन जब प्रौद्योगिकी द्वारा उसके अंदर से, उस ओर के अंदर से लोहा निकाला जाता है, तो वो उपयोगी हो जाता है, तो वो अपने लिए संसाधन बन जाता है। तो संसाधन को संसाधन बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो किसने निभाई? प्रौद्योगिकी ने। सेकेंडली, खोज की बात करें तो खोज किस प्रकार किसी चीज़ को संसाधन में परिवर्तित करती है। अब ये चीज़ देखो कि आग की खोज से पहले भी आग इन्वायरमेंट में या फिर किसी न किसी रूप में अवेलेबल थी, मतलब एग्जिस्ट करती थी कि भाई आग है, लेकिन आग की खोज से पहले अपन को तो पता ही नहीं था कि आग है भी। जैसे कि पवन ऊर्जा, अपन पवन ऊर्जा, जो पवन बहती है उससे विद्युत उत्पादन करते हैं, ये आधुनिक जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। लेकिन पवन कोई आज से तो बहने नहीं लगी है, लेकिन पवन को एक संसाधन, मतलब पवन एज संसाधन है, लेकिन पवन को विद्युत संसाधन में बदलने के लिए प्रौद्योगिकी और खोज की जरूरत पड़ी होगी। वैसे ही आग की खोज जब हुई, तो आग की खोज से पहले आग तो अवेलेबल थी, लेकिन खोज होने से क्या हुआ कि वो एक संसाधन में परिवर्तन होगी। अब आग की खोज के बाद आग के माध्यम से और भी चीज़ें होने लगी, खाना पकाने की टेक्नोलॉजी विकसित हुई कि भाई आग के माध्यम से खाना को और बेहतर टेस्टी बनाया जा सकता है। तो आग के ये फिर आग के धीरे धीरे बहुत सारे प्रयोग होने लगे, तो फिर आग एक संसाधन में परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो खोज होगी। समय कैसे? कभी कभी है ना, किसी चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होती, और टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होती तो अपन को पता होता है, उसके बावजूद अपन उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे कि बहुत सारी जगह है ना, कोई वो हो सकते हैं कि रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं। जैसे कि अपने कहा जाता है कि लद्दाख में यूरेनियम के रिसोर्सेज है। ये आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है कि लद्दाख में यूरेनियम के जो रिसोर्सेस है, लेकिन क्या है कि अभी उसकी मतलब उसका यूज़ नहीं कर पा रहे, तो वो अवेलेबल है, ठीक है, संसाधन के रूप में अवेलेबल है, लेकिन अभी तक क्या है कि समय के साथ जब इसकी मतलब इस्तेमाल होगा ना, तब ये क्या बन जाएंगे? रिसोर्सेज के रूप में प्रयोग हो जाएंगे। तो आपको क्या याद रखना है, मैंने क्या क्या बताया है कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन का मतलब होता है कि जो भी चीज़ उपयोगी है, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसको संसाधन माना जाता है। अब संसाधन को, किसी चीज़ को संसाधन क्यों माना जाता है? क्योंकि उसके अंदर मूल्य होता है। आप क्यों किसी चीज़ को संसाधन मानेंगे? क्योंकि उसका अपना एक मूल्य होता है, लेकिन आप मूल्य का पता सिर्फ उसके आर्थिक मूल्य से नहीं लगाएंगे। जैसे कि किसी की टूरिस्ट प्लेस का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उसका आर्थिक मूल्य भले कम हो, लेकिन उसका मूल्य है। तो संसाधन क्या होते हैं? क्योंकि जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अब संसाधन का पता कैसे लगाएंगे? किसी को संसाधन क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसका मूल्य होता है। मूल्य सिर्फ आर्थिक आधार पर नहीं पता लगाना है, ये ध्यान रखना है। अब कोई चीज़ अपने इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, उसको संसाधन में कैसे परिवर्तित किया जाएगा? तो ये प्रौद्योगिकी से किया जा सकता है, खोज से किया जा सकता है, समय की भी बात होती है। अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़े तो आगे देखें कि अब संसाधनों की विशेषता तो ये देख लो कि संसाधनों में उपयोगिता होती है, मूल्य होता है, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना, समय व तकनीक के साथ किसी वस्तु को संसाधन बनाया जा सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको इसकी संसाधनों की विशेषताएं बता दी। अब आगे बढ़े तो क्या संसाधनों के वर्गीकरण की बात करें तो संसाधन, सबसे पहले तो अपन संसाधनों को 2 भागों में बांटेंगे। एक तो होते हैं प्राकृतिक संसाधन, एक होते हैं मानव निर्मित संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन आपको नाम से ही पता चलता है, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना मानवीय हस्तक्षेप से, प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। मानवीय हस्तक्षेप का मतलब इधर ये है कि मानव उनको बनाने में कोई मतलब अपना हस्तक्षेप नहीं करता, प्रकृति में वो अवेलेबल होते हैं। हाँ, मानव ये चीज़ कर सकता है कि प्रकृति में किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी और फिर प्रौद्योगिकी इस्तेमाल के माध्यम से उसके प्रयोग को सक्षम बना सकता है, लेकिन वो प्रकृति में ही अवेलेबल होते हैं, प्रकृति द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन उसको बोलते हैं जो प्रकृति द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। अब
प्राकृतिक संसाधनों को फिर अलग से बांटा गया है। तो प्राकृतिक संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रकार तो है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा प्रकार है विकास के आधार पर, तीसरा है वितरण व भंडार के आधार पर। ठीक है। अब उत्पत्ति के आधार पर बोले तो 2 टाइप के, एक तो है जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन। जैव का मतलब होता है, जैव मतलब जीवित, मतलब जिसके अंदर जीव हो उसको जैव संसाधन बोलते हैं। तो जैव संसाधन में कौन से आएंगे? पशु पक्षी पेड़ पौधे, ये जैव संसाधन है। ठीक है, ये भी संसाधन ही है क्योंकि ये अपनी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरे अजैव संसाधन के अंदर आती है वायु आ गया, जल आ गया, ये सब क्या है? अजैव संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार है, एक तो जैव संसाधन, दूसरे है अजैव संसाधन। विकास के आधार की बात करें तो एक है वास्तविक संसाधन, वास्तविक को इंग्लिश में रियल, मतलब जो अवेलेबल है, जिसका अपन उपयोग कर रहे हैं, और दूसरा है संभाव्य, जो अवेलेबल तो है लेकिन अभी अपन उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, वो है संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन का मतलब है कि उस संसाधन को, मतलब प्रकृति में अवेलेबल था, उसका प्रयोग अपन कर रहे हैं, वो है वास्तविक संसाधन। जैसे कि वायु अपन रेगुलर रूप से ले रहे हैं तो वो है वास्तविक संसाधन। जैसे कि अपन है ना, जल से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, वो वास्तविक ऊर्जा में अब बदल गई है। मतलब कि जल जब पानी नीचे गिरेगा और टरबाइन हिलेगा तो विद्युत का उत्पादन होगा। ये वर्तमान में वास्तविक संसाधन के रूप में माना जाता है क्योंकि अपन उसका उपयोग कर पा रहे। लेकिन जल तो आज प्रकृति में अवेलेबल नहीं है, पहले से ही है, लेकिन जल को विद्युत के रूप में प्रयोग करना अभी वर्तमान जीवन या मॉडर्न समय की बात है। तो इसलिए ये पहले क्या था? संभाव्य संसाधन, जब इसको उपयोग करने की प्रौद्योगिकी अपने पास नहीं थी। लेकिन वर्तमान में ये क्या है? वास्तविक संसाधन है। उसी प्रकार पवन ऊर्जा भी अभी वास्तविक संसाधन है। और मैंने ना अभी लद्दाख में यूरेनियम का एग्जाम्पल दिया था, जिसका जो अवेलेबल है, अपन को पता है, लेकिन उसका अभी तक उसको बाहर निकाल के अभी प्रयोग नहीं किया गया है। मतलब वो अवेलेबल है लेकिन अभी प्रयोग नहीं किया गया। तो वो क्या है? संभाव्य संसाधन, मतलब कि उसको निकालने की अभी प्रौद्योगिकी अवेलेबल नहीं है, तो उसको संभाव्य संसाधन कहे जाएंगे। मतलब कि वो अवेलेबल है, अब उसका प्रयोग नहीं हो रहा है, तो उसको संभाव्य संसाधन, या फिर उसको प्रयोग करने की अभी प्रौद्योगिकी अवेलेबल नहीं है, तो उसको संभाव्य संसाधन कहे जाएंगे। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के जैव संसाधन और अजैव संसाधन। विकास के आधार पर वास्तविक संसाधन जिसका अपन उपयोग कर रहे हैं, उसके उपयोग की प्रौद्योगिकी भी अवेलेबल है। दूसरे प्रकार है संभाव्य संसाधन, जो अवेलेबल है लेकिन अभी उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो है संभाव्य संसाधन। वितरण के आधार पर और भंडार के आधार पर बात करें तो संसाधन एक तो होता है सर्वव्यापक, सब जगह अवेलेबल होते हैं। सर्वव्यापक मतलब कि जिसकी अवेलेबिलिटी अपन को सब जगह देखने को मिल सकती है। वो जैसे कि वायु है, वायु सब जगह अवेलेबल है, तो वो क्या हुए? सब जगह। और कुछ होते हैं स्थानिक, एक तो सर्वव्यापक, एक होते हैं स्थानिक। सर्वव्यापक मतलब कि जिसकी अवेलेबिलिटी सब जगह, जैसे जल सर्वव्यापक संसाधन है जिसकी अवेलेबिलिटी सबको जगह मिलेगी। दूसरे क्या है? स्थानिक संसाधन, मतलब कि किसी क्षेत्र विशेष में ही मिलेंगे। जैसे कि यूरेनियम के भंडार है, यूरेनियम के भंडार विश्व में कुछ विशेष क्षेत्रों में ही मिलते हैं, अपन को हर जगह नहीं अवेलेबल मिलते, तो वो क्या हुआ? स्थानिक संसाधन। उसी प्रकार लोहे के भंडार, तांबे के भंडार भी कुछ विशेष क्षेत्रों में ही देखने को मिलते, तो वो क्या हुए? स्थानिक संसाधन। वितरण के आधार पर भी पता चल गया। तो प्राकृतिक संसाधनों को अपन 3 प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन, विकास के आधार पर वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, वितरण के आधार पर अपन सर्वव्यापक और स्थानिक बोल सकते हैं। और इन सभी संसाधनों का एक विस्तृत जो वर्गीकरण किया गया है वो है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है, मतलब कि जो मैंने अभी विभिन्न टाइप के बताए ना, उनको विस्तृत रूप से 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक तो है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का मतलब है कि जिसको पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, अपने पास ऐसी प्रौद्योगिकी अवेलेबल है कि उनको पुनः उपयोग किया जा पुनः
उत्पन्न किया जा सकता है और प्रकृति उसको पुनः उत्पन्न करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल जल। जल क्या है? एक नवीकरणीय उत्पादन है। मतलब कि आपने वाटर साइकिल के बारे में सुना होगा, और मैंने पिछली क्लासों में वाटर साइकिल के बारे में बताया भी है। वाटर अपने आप को क्या होता है, वाटर वाष्पीकृत होता है, फिर वर्षा के रूप में अपन को वापस प्राप्त हो जाता है। मतलब कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। उसी प्रकार पवन है, सौर ऊर्जा है, ये प्रकृति में कभी खत्म होने वाले नहीं संसाधन है, मतलब असीमित रूप से अवेलेबल है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जल एक नवीकृत संसाधन होने के बावजूद ये वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण और विभिन्न कारणों से एक स्कार्सिटी रिसोर्सेज के रूप में भी माना जाता है। बहुत सारे क्षेत्रों में अपन को वाटर क्राइसिस देखने को मिलते हैं, तो नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण भी आवश्यक है। उसी प्रकार पेड़ पौधे, पेड़ एक काटा दूसरा अपन उगा सकते हैं, मतलब कि ये नवीकरणीय संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधन, लेकिन पेड़ भी आज पेड़ों के और पेड़ पौधों के ऊपर भी अपन को क्या देखने को मिलता है? जलवायु प्रदूषण या फिर मानव के अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण आज जंगल अपन को विनाश की कगार पर दिखते हैं। तो नवीकरणीय संसाधनों का भी अब जिस रेट पर आज मतलब नवीकरणीय संसाधन नवीकृत होते हैं, लेकिन जिस रेट से मानव उसके अंदर हस्तक्षेप कर रहा है, उनका विनाश कर रहा है, उस रेट पर अगर उनका नहीं डेवलपमेंट किया जा सकता तो किया जा रहा है, तो इसका भी विनाश हो सकता है। लेकिन नवीकरणीय संसाधन पुनः उपयोग करने या फिर पुनः उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, तो उनको नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। जैसे जल है, पेड़ पौधे है, पानी है, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। पवन है, सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये असीमित संसाधन है, लेकिन जल है, पेड़ पौधे ये असीमित नहीं माने जा सकते, लेकिन नवीकरणीय माने जाते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो एक बार समाप्त होने के बाद उनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोयला है, पेट्रोलियम है, जीवाश्म ईंधन है, ये सब संसाधन हमारी प्रकृति में अवेलेबल है, लेकिन क्या है कि जिस प्रकार उनका मानव उपयोग कर रहा है वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन उनको पुनः बनाने में जितने वर्ष लगते हैं वो मानव के जीवन से बहुत अधिक है। मतलब कि ये खत्म होने योग्य है और उनको बनने में बहुत अधिक टाइम लगता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कि कोयला बनने में करोड़ों साल लगते हैं, तो मानव का जीवन तो क्या 50, 60, 100 तक ज़्यादा से ज़्यादा, तो उतने में तो पता नहीं कितने जन्म निकल जाएंगे, उसके बाद उन संसाधनों का पुनः उत्पन्न होगा। इसीलिए अनवीकरणीय संसाधनों का बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अनवीकरणीय संसाधन कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, ये हो गया प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। क्या उत्पत्ति के आधार, पहले तो अपन ने प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया था कि प्राकृतिक संसाधन है ना 3 प्रकार बांटे जा सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, जैव और अजैव, दूसरा है विकास के आधार पर, और तीसरा है वितरण और भंडार के आधार पर। ठीक है, वितरण के, विकास के आधार पर संभाव्य और वास्तविक, और ये सर्वव्यापी और स्थानिक। अब इन सब का वर्गीकरण अपन ने 2 में किया, वो है नवीकरणीय और एक है अनवीकरणीय। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण था। एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये मैंने ना थोड़ा सा मतलब ये सही नहीं है एक तरफ से। ठीक है, वैसे तो कह सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन भी हो सकते हैं, कि प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, मानव निर्मित संसाधन जो मानव के द्वारा उत्पन्न हुए, तो उत्पत्ति के आधार पर वैसे भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने वो बताया कि उत्पत्ति के आधार पर जैव और प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण भी ऐसे होता है। ठीक है, अब आगे बढ़े अपन, तो मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधनों के बारे में जाने। 1 मिनट, ये पीडीएफ है ना, आप नोट्स में पढ़ा रही हूँ वैसे ही बना लेना, क्योंकि पीडीएफ थोड़ी सी मेरे को मतलब एनसीईआरटी मतलब ठीक है, लेकिन ये एनसीईआरटी के जिस तरीके से दे रखा है उतना मतलब मतलब को सही नहीं लग रहा है। लेकिन आप जो मैं पढ़ा रही हूँ वैसे ही नोट्स बना लेना, आपको समझ में आया होगा आई होप। तो अब दूसरा है अपन ने जो एक मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन, देखो मानव कोई खुद तो जन्म के साथ लेके आया नहीं था, लेकिन जो मानव प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करके ही जो चीज़ें बना रहा है, जैसे कि लोहे का इस्तेमाल करके वो मशीनें बना रहा है, सीमेंट का उपयोग करके वो रोड, सड़कें वगैरह बना रहा है,
तो जैसे रोड है, सड़कें है, पुल है, हॉस्पिटल्स है, विद्यालय है, क्लब्स है, ये सब क्या हुआ, मानव निर्मित संसाधन जो मानव के उपयोग में आ रहे हैं, लेकिन मानव के द्वारा, मतलब कि अपन ने खुद ने उनको बनाया है। प्रकृति ने रोड सड़कें वड़के बना के नहीं दी थी, ये बस पूरी वीरान थी जिसने मानव ने इसको अपनी तरीके से सजाया है। ठीक, वीरान तो नहीं थी, पेड़ पौधे वगैरह थे, लेकिन मानव ने अपने उपयोगिता के आधार पर इंडस्ट्रीज विकसित कर ली, रोड बना दिए, सड़कें बना दी, पुल बना दिए, रेलवेज बना दिए, हेलीपैड बना दिए, एयरपोर्ट्स बना दिए। तो ये सब क्या हो, मानव निर्मित संसाधन है, जिसने प्रकृति को और अधिक उपयुक्त, प्रकृति के संसाधनों का ही दोहन करके प्रकृति और अधिक संसाधनों का निर्माण किया, वो मानव निर्मित संसाधन, जैसे कि रेल, ये सब एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अब मानव निर्मित संसाधन के बाद एक और इम्पोर्टेंट संसाधन है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है मानव संसाधन। क्या है, मानव संसाधन। अब मानव को कैसे, मतलब कि मानव संसाधन मतलब आप भी संसाधन है जो पढ़ रहे हैं, मैं भी संसाधन हूँ, हर कोई एक मानव संसाधन। लेकिन मानव कैसे संसाधन हो सकता है, मानव को कैसे संसाधन मान सकते हैं? तो मानव को इस प्रकार संसाधन मान सकते हैं कि जैसे कि प्रकृति, पवन, वायु। तो मानव की, जब धरती पर मानव का विकास हुआ तब से मानव, पवन तो चल ही रही थी क्योंकि वायु तो जीवन के लिए आवश्यक थी, तो वायु तो तब से थी, लेकिन पवन को पवन ऊर्जा में तब्दील किसने किया? बिना मानव की खोज, बिना मानव के द्वारा प्रौद्योगिकी डेवलप किए बिना क्या संभव था पवन को पवन ऊर्जा के अंदर तब्दील करना? क्या मानव के विकास कौशल या फिर मानव के द्वारा प्रौद्योगिकी को विकसित किए बिना किसी प्राकृतिक संसाधन को महत्वपूर्ण संसाधन में बदलना? पवन एक संसाधन है, लेकिन पवन को पवन ऊर्जा में तब्दील करने के लिए मानव की उपयोगिता हुई, मानव की जो कौशल था, मानव की शिक्षा का उपयोग किया। तो वास्तविक संसाधन में परिवर्तित करने के लिए जो संभाव्य संसाधन था, उसको वास्तविक संसाधन ने किसने प्रवृत्त किया? मानव ने। तो मानव एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। जैसे कि ये एग्जाम्पल तो समझ में आ गया होगा, पवन ऊर्जा का एग्जाम्पल। उसी प्रकार जैसे कि लोहा प्रकृति में ऐसे ही अवेलेबल था, शायद बहुत सारी जगह। आप जैसे आप एग्जाम्पल ले लो कि अंडमान निकोबार में लोहा अवेलेबल है, लेकिन जो अंडमान निकोबार में जो जनजातियाँ रहती है वो लोहे का उपयोग करना नहीं जानती है, उनको नहीं पता कि लोहे का क्या उपयोग होता है, लोहे का मतलब क्या होता है। तो क्या लोहा उधर एक संसाधन माना जाएगा? वो तो ऐसे ही पड़ा रहेगा क्योंकि कोई महत्व ही नहीं है लोहे का उधर। लेकिन अगर कोई मानव उधर ही जनजाति का कोई व्यक्ति बोले कि यार इससे लोहा बना है, इस ओर से कुछ बनाया जा सकता है, तो वो संसाधन बदल जाएगा, क्योंकि उसने, मानव ने अपने कौशल, अपने दिमाग, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। तो वो जो प्रकृति में जो चीज़ पड़ी थी, जिसका कोई उपयोग नहीं था, सब इग्नोर कर रहे थे, उसको एक संसाधन में तब्दील कर लिया। तो इसीलिए मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो प्रकृति की चीज़ों को एक महत्वपूर्ण संसाधन में तब्दील कर सकती है, जो संभाव्य है उसको वास्तविक बना सकती है कि नहीं? तो मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो प्रकृति की जो चीज़ें हैं उसको एक संभाव्य चीज़ों को वास्तविक संसाधन में बदलने का काम करती है। उसी तो मानव एक बिना शिक्षा ज्ञान के तो मानव भी कुछ काम का नहीं है। जैसे कि मानव, एक डॉक्टर, कैंसर की बीमारी होगी, अब कैंसर की बीमारी के इलाज करने के लिए जो दवाई ढूंढी, तो मानव ने प्रकृति की जो, मानव ने किसी बीमारी का इलाज ढूंढ लिया, तो मानव एक संसाधन हुआ ना। तो मानव के अंदर जब शिक्षा, कौशल या फिर स्वास्थ्य, उसको बेहतर पोषण देकर उसको एक मानव संसाधन में तब्दील किया जा सकता है। जैसे कि मैं हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता और मैं इधर इधर ही घूम रही हूँ, तो मेरा कोई महत्व नहीं, मैं एक संसाधन नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर अगर ज्ञान है, मैं चीज़ों को जान सकती हूँ, चीज़ों को समझ सकती हूँ, तो मैं एक संसाधन हो सकती हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों को समझ रही हूँ। मैं यहाँ पर कोई चीज़ अवेलेबल है, उनका प्रयोग करके उसको प्रौद्योगिकी में या फिर संसाधन में तब्दील कर सकती हूँ, तो मैं एक संसाधन बन गई। तो मानव भी एक संसाधन है। ठीक है, तो अपन ने संसाधन क्या पढ़े? प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, और मानव एक मानव निर्मित संसाधन और एक मानव स्वयं संसाधन। ठीक है, अब संसाधन तो अपन ने पढ़ लिए, लेकिन आपको पता है कि संसाधन जो है उनका संरक्षण बहुत आवश्यक है।
आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे संसाधन हैं जो प्रकृति में कभी खत्म नहीं होते, जैसे कि मैंने नवीकरणीय संसाधनों के बारे में बताया, लेकिन मैंने बीच में ये भी जोड़ा था कि जल आज एक स्कार्स रिसोर्स है, क्योंकि आज बहुत सारी शहरों में अपन को वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलती है, क्योंकि वाटर स्कार्सिटी आज बहुत पॉल्यूशन के कारण, जो पानी के अंदर जो पॉल्यूशन के कारण बहुत सारे, जैसे यमुना नदी है, यमुना नदी में बहुत सारे पॉल्यूटेंट मिल गए, उसके कारण वो उपयोग योग्य नहीं रहेगी, तो उस क्षेत्र में तो पानी की कमी हो गई। तो पानी एक नवीकरणीय संसाधन होने के बावजूद भी इसकी स्कार्सिटी देखने को मिलती है। तो संसाधन क्या है, मतलब कि उनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। ये असीमित है तो भी और सीमित है तो भी अपन की ड्यूटी बनती है कि इन संसाधनों का संरक्षण करें। अगर अपन इन संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो ये अपनी आने वाली जनरेशन के लिए अनअवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि कोयला है, कोयले की अपन को भी ज़रूरत है और अपन की आने वाली पीढ़ी को भी ज़रूरत होगी, लेकिन जिस तरीके से आज मानव इनका उपयोग कर रहा है, अगर आने वाली पीढ़ी के लिए ये बचे ही नहीं तो वो क्या उपयोग करेगी, कैसे विद्युत का उत्पादन करेगी। तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी उनके लिए बचा के रखें। तो अगर अपन विकास की योजना ऐसे बनाए कि जो संसाधन अपन उपयोग कर रहे तो अपन उस तरीके से उन संसाधनों का उपयोग करें कि जैसे कि मैं ना कोयले का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से करूँ कि मेरी जो आने वाली जनरेशन है ना उसके लिए भी कुछ बचा रहे, सारा का सारा। जैसे कि एक थाली है, अब मेरे को बोला है कि ना आपको ये थाली में खाना इस तरीके से खाना है कि जो पीछे 4 लोग बचे हैं ना उसके लिए भी बच सके, तो मैं ना ये इस तरीके से खाऊंगी कि भैया ना 4 डिवाइड कर लूँगी और 4 वाला कि ये वाला पार्ट मैं खा लेती हूँ, बाकी 3 के लिए ये वाला पार्ट मैं खा लेती हूँ, जो बाकी 3 बचे हुए वो ये खा लेंगे। तो क्या हुआ कि आप है ना एक सतत पोषणीय तरीके से काम कर रहे हैं कि भाई आगे वाली जो जनरेशन आ रही है ना वो भी इन संसाधनों का इस्तेमाल कर सके और वो भी खाना खा सके। अगर मैं बोलूँ यार ये तो दोनों इसमें से खा लेंगे, मैं ये खा लेती, तो फिर उनके लिए कम पड़ जाएगा, उनको इतने से मैं मतलब संतुष्टि करनी पड़ेगी, तो उनके लिए तो अच्छा नहीं होगा, वो तो आधे भूखे रह जाएंगे। तो इससे तो अच्छा है कि मैं इनका इस तरीके से खाऊं तो उनके लिए भी बच जाएगा। तो ये हो गया। तो इस विधि को क्या बोलेंगे, सतत पोषणीय विकास। इस तरीके से विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना कि पीछे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहे। ठीक है, ये तो हुआ सतत पोषणीय, मतलब कि संसाधनों का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करना। अब कैसे संसाधनों का सतत पोषणीय उपयोग करें, तो उपयोग कैसे करना कि जैसे कोई भी चीज़ है वो ख़राब हो गई, जैसे मेरा फ़ोन है ना थोड़ा हैंग हो रहा है वगैरह, मतलब तो मैं क्या करूँ, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं फ़ोन नया ले लूँ या फिर मैं क्या करूँ उस फ़ोन को ठीक करवा लूँ। अगर मैं ठीक करवा रही हूँ तो मैं संरक्षण की प्रोसेस में इंक्लूड हूँ, क्योंकि मैं इस फ़ोन को बनाने के लिए भी तो बहुत सारे संसाधन जा रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगी, मैं रीयूज़ कर रही हूँ, रिपेयर करवा रही हूँ मेरे फ़ोन को और फिर उसका रीयूज़ कर रही हूँ, तो इससे भी एक संसाधन संरक्षण हो रहा है। फिर रिसाइकल कैसे किया जा सकता है, पेपर मैं यूज़ कर रही हूँ, अब उस लिखे हुए पेपर को किसी इंडस्ट्री में पहुँचा दिया जाए तो वापस, मतलब ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो यूज्ड पेपर को वापस इस्तेमाल करती है। तो ये क्या हुआ, रिसाइकल, रिपेयर, रिसाइकल और रीयूज़ के माध्यम से आपको संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना है और संरक्षण करना है। मैंने ना इसमें एक शॉर्ट वीडियो इसी चैनल पे बनाया है कि साइक्लिक इकोनॉमी के बारे में, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ही आगे बढ़ाती है और संसाधनों के संरक्षण को बेहतर बनाती है। संसाधनों का संरक्षण साइक्लिक इकोनॉमी का कोर होता है। साइक्लिक इकोनॉमी इसी पर आधारित होती है कि संसाधनों को रिसाइकिल करना, रिपेयर करना, और जितना मतलब कोई एक संसाधन है उसको जितनी अधिक तरीके से इस्तेमाल किया जा सके उसका अधिकतम उपयोग करना उस संसाधन का, और कम से कम वेस्टेज करना, मतलब कि ऐसी इकोनॉमी से वेस्टेज कम होता है और संसाधनों का उपयोग बेहतर होता है। ठीक है, अब आप कैसे कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब दूसरा है, आप है ना एक भारत ने एक प्रोग्राम चलाया लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, मतलब कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपना जीवन यापन करो। जैसे कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करो, रूम से बाहर निकलो तो लाइट फैन बंद कर लो, क्योंकि विद्युत भी एक संसाधन है। पानी
खोल के बस नहाते जा रहे हो नहाते जा रहे हो, तो ये जल का वेस्टेज है। तो आपको अपनी अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे कि संसाधनों का कम से कम इस्तेमाल हो, नहीं तो कल को आपको ही इस संसाधन की कमी महसूस होने लग जाएगी और कल आप बोलोगे कि यार इस संसाधन का बेहतर इस्तेमाल किया होता तो बहुत अच्छा होता। अगर आप खुद अपने इस जीवन में इसको अपनाते हो तो शायद आपका जीवन बहुत बेहतर बन जाएगा। तो यही था ये चैप्टर, संसाधन, संसाधनों के प्रकार, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। फिर अपन ने प्राकृतिक संसाधनों के विभिन्न प्रकार पढ़े, उत्पत्ति के आधार पर, विकास के आधार पर, वितरण और भंडार के आधार पर। फिर उनका वापस डिविडेशन किया विस्तृत रूप से, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। फिर अपन ने मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधनों के बारे में पढ़ा। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों का संरक्षण क्या होता है और कैसे किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ा। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको कोई रटना नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आपको मतलब कि याद करनी है कुछ चीज़ें तो आपको समझ में आ जाएगा और साथ में इसको भी अपनाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।